वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर इंडिगो इन डिटेल। तो इस चैप्टर के ऑथर नाम जल्दी से मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है। ओके, और हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो गाइज, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। एंड यू नो, ये जो चैप्टर है ये एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मतलब एक्सट्रैक्ट है, एक बुक में से लिया गया है ये, जो महात्मा गांधी के बारे में लिखी गई थी। बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। याद रखना इस बुक का नाम। और इस बुक में से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया। एक्सट्रैक्ट पता है ना, एक एक्सट्रैक्ट है ये पूरी की पूरी बुक का, और इसका नाम इंडिगो रखा गया है। अब इंडिगो नाम क्यों रखा गया वो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो चैप्टर के जो ऑथर है लुइस फिशर, वो हमें बताते हैं कि मैं महात्मा गांधी जी से मिला था। पता है कब मिले थे वो? 1942 में मैं महात्मा गांधी जी से मिला। कहाँ पे? उनके आश्रम में, सेवाग्राम में। और वहाँ महात्मा गांधी जी ने मुझे बताया, अपने बारे में बताया उन्होंने। और उन्होंने मुझे ये बताया कि कब महात्मा गांधी जी ने फैसला कर लिया था कि वो अब ब्रिटिशर्स का डिपार्चर तय है, यानी कि अब ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी स्टोरी में हम पता करेंगे, हमें जानने को मिलेगा। महात्मा गांधी जी खुद बताएंगे ऐसे। आपको देखो यहाँ पे, आई विल टेल यू। महात्मा गांधी ने स्टार्टिंग में ही बता दिया चैप्टर के क्या। लुइस फिशर जी गए उनके पास और लुइस फिशर जी को महात्मा गांधी ने ये सभी बातें बताई जो अभी हम पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी जी अब लुइस फिशर जी को बताते हैं और हम भी सुनते हैं सभी बातों को। तो महात्मा गांधी जी बताते हैं कि तुम्हें पता है 1917 में ही, 1917 में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब ब्रिटिशर जो है, अब जो ये अंग्रेज है, इनका भारत से जाना तय है। क्यों करा था अभी ये भी बताएंगे। तो महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, उसके बाद गाइस महात्मा गांधी जी एक एनुअल सेशन में जाते हैं कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी आपको पता है, कांग्रेस पार्टी जो है आज़ादी के समय से हमारे यहाँ थी, फॉर्म हो गई थी। तो ये कांग्रेस पार्टी के सेशंस होते थे, मीटिंग होती थी, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में समझो तो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई थी, लखनऊ में हुई थी दिसंबर 1916 में। याद रखना, दिसंबर 1916 में लखनऊ में मीटिंग हुई थी कांग्रेस की। एंड इस मीटिंग में बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे, यानी कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। 2301 जो है नंबर, याद रखना। इतने सारे लोग वहाँ मीटिंग में आए थे और भी बहुत विजिटर्स आए थे, और उनमें से एक कौन थे? महात्मा गांधी जी इस मीटिंग में गए थे। एंड इस मीटिंग में कुछ ऐसा होता है कि धीरे धीरे ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि महात्मा गांधी जी जो है डिसाइड कर लेते हैं कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ेगा। क्यों, अभी आगे बताती हूँ। तो भैया अब हमने इस मीटिंग के बारे में जान लिया कि ये मीटिंग हो रही थी 1916 में लखनऊ में। तो क्या होता है, इस मीटिंग में एक फार्मर आते हैं, एक पुअर पीजेंट आते हैं, जिनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला। गांधी जी बताते हैं मेरे पास एक पुअर पीजेंट आता है जो बिल्कुल ही एक इंडियन फार्मर की तरह लग रहा था, जैसे उस ज़माने में इंडियन फार्मर होते थे ना, कैसे बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा, आप उनका फिजिक देख के समझ सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा जो है उनको जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है। आप उनकी जो कंडीशन है उन्हें देख के समझ सकते थे। ऐसी कंडीशन में थे उस समय पे इंडियन फार्मर्स, बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं, वो आते हैं फार्मर मेरे पास और मुझे कहते हैं मैं राजकुमार शुक्ला हूँ एंड जी प्लीज़ मेरे साथ चंपारण चलिए, मेरी मदद कीजिए, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी है। राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को जाके ये कहते हैं। गांधी जी को तो अब तक ये भी नहीं पता था चंपारण कहाँ है। तो चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार में है। बट देखो बुक में कैसे डिस्क्राइब करा गया चंपारण को, क्या कहा गया है? चंपारण कहाँ है? फुटिल ऑफ हिमालयाज में, नेपाल के पास में। नेपाल के पास में लिखा है, किंगडम ऑफ नेपाल के पास में, यानी कि चंपारण कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। तो गांधी जी बताते हैं वो फार्मर इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, बट बहुत रेजोल्यूट था, बहुत डिटरमाइंड था, बहुत ही ज़्यादा जो है डिटरमाइंड कि भैया ये काम के जो है पीछे, जैसे कहते हैं ना हार्ड वर्क करना, किसी चीज़ के लिए बहुत डिटरमाइंड रहना, फोकस रहना, वैसे थे ये राजकुमार शुक्ला जी। क्यों थे? गांधी जी बताते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ये मेरे पास आके मुझे कहते हैं हमारे साथ चंपारण चलो, बट मैं बहुत बिजी था, मेरी एक के बाद एक अपॉइंटमेंट्स थी, कानपुर जाना था मुझे, तो ये कानपुर तक मेरे पीछे पीछे आते हैं। मुझे जहाँ जहाँ जाना था राजकुमार शुक्ला जी ने मेरा वहाँ पीछा करा। ये मुझे मेरे आश्रम तक मेरे पीछे आते हैं। कहाँ पे? उनका आश्रम। गांधी जी जब आश्रम जाते हैं अहमदाबाद, वहाँ भी जो है राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी का पीछा करते हैं। और फाइनली गांधी जी को आके कहते हैं फिक्स अ डेट प्लीज़ एक डेट फिक्स कर दीजिए जिस दिन आप हमारे साथ चंपारण चलेंगे। तो गांधी जी भी उनकी डिटर्मिनेशन देख के ना, जब उन्होंने देखा अरे ये हर जगह मेरा पीछा कर रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम कुछ सीरियस है, तो गांधी जी उनको एक डेट बता देते हैं। कहते हैं इस डेट को मुझसे कलकत्ता में आके मिल देगा और मैं तुम्हारे साथ चंपारण चलूँगा। तो भैया अब क्या होता है, सेवरल मंथ्स बीत जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं। यहाँ आप रीड कर सकते हैं, बुक के जो फ्रेज़ लिख दिए हैं मैंने,
कुछ महीने बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन कलकत्ता में गांधी जी को शुक्ला जी से मिलना था। शुक्ला जी वहाँ बैठे हुए थे हॉन्चेस पे, ठीक है, गांधी जी के वेट करते हुए बिल्कुल वहीं बैठे हुए थे। गांधी जी आते हैं और वो दोनों पटना की ट्रेन लेते हैं, बिहार निकल पड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो पटना जाते हैं तो वो राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राजेंद्र प्रसाद जी, और वो उस समय पे लॉयर थे और कुछ समय बाद ना वो अभी कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बनने वाले थे, यानी इन फ्यूचर वो इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो वो राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ जाते हैं, बट राजेंद्र प्रसाद जी उस समय घर पे नहीं थे, ठीक है, वो आउट ऑफ टाउन थे। तो गांधी जी बताते हैं वहाँ पे पता है क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे हम वहाँ गए तो वहाँ के सर्वेंट्स ने हमें अंदर आने दिया, क्योंकि उनके सर्वेंट्स को पता था कि ये राजकुमार शुक्ला जी एक प्योर योमैन है, पुअर योमैन। ह्यूमन मतलब आप फार्मर समझ सकते हो, गरीब फार्मर है जो रोज़ आते रहते हैं, हमारे जो मालिक है ना राजेंद्र प्रसाद जी, उनको आके कहते रहते हैं हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो। तो इसलिए वो राजकुमार शुक्ला जी को अपने घर में आने देते हैं, यानी कि उस घर में आने देते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के। बट वहाँ के जो सर्वेंट्स थे वो गांधी जी को वहाँ पे जो कुआं था राजेंद्र प्रसाद जी के घर में से, उसमें से पानी नहीं पीने देते। क्यों नहीं पीने देते गाइस? क्योंकि उस समय पर इंडिया में अनटचेबिलिटी थी। तो सर्वेंट्स को लगा पता नहीं गांधी जी कहीं अनटचेबल तो नहीं है, तो वो गांधी जी को पानी नहीं पीने देते। उन्हें लगता है कि अगर गांधी जी अनटचेबल हुए और वो उस बकेट में से पानी पी लेंगे तो उनकी बकेट जो है पूरा का पूरा वेल पॉल्यूट कर देगी, तो वो गांधी जी को पानी नहीं पीने देते हैं। ये सर्कमस्टांस, ये वाली बात गांधी जी ने क्यों बताई है? इसलिए बताई ये दिखाने के लिए कि उस समय इंडिया में अनटचेबिलिटी थी। तो भैया अब राजेंद्र प्रसाद जी तो नहीं मिले उन्हें। अब जो है ना, ये राजकुमार शुक्ला जी ने काफ़ी कुछ जो है प्रॉब्लम के बारे में बता दिया था, जो इनजस्टिस ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने करा था, वो भी हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी। जो राजकुमार शुक्ला जी मदद मांगने आए ना, तो किस केस के लिए उन्हें मदद चाहिए थी वो अभी डिस्क्लोज हो जाएगा। तो वो जो केस की पूरी जो सूचना थी वो इतनी राजकुमार शुक्ला जी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो इलिटरेट थे, ज़्यादा टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे पा रहे थे, आप समझिए, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो गांधी जी क्या कहते हैं, अब राजेंद्र प्रसाद जी भी नहीं मिले हैं, तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे और वहाँ जाके जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो गांधी जी क्या करते हैं, अपना उनका एक फ्रेंड होता है गांधी जी का, कौन है, के.बी. कृपलानी। ये एक प्रोफेसर हैं, कहाँ पे, आर्ट्स कॉलेज के मुजफ्फरपुर के, जिनसे गांधी जी टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे पहले। तो वो उनको टेलीग्राम कर देते हैं, टेलीग्राम वो अभी वाला नहीं, पुराने ज़माने वाला टेलीग्राम कर देते हैं उनको, और कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ मुजफ्फरपुर। अब जे.बी. कृपलानी जी महात्मा गांधी जी को जानते थे, वो एक प्रोफेसर थे, अपने स्टूडेंट्स के साथ महात्मा गांधी जी का वेलकम करने के लिए वहाँ ट्रेन में के बाहर उनको वेलकम करने आते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी आते हैं, जैसे ही रात के 12 बज रहे होते हैं, मिडनाइट, 15 अप्रैल 1917, डेट याद रखना, 15 अप्रैल 1917 को जो है गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका वेलकम करने के लिए के.बी. कृपलानी के साथ खड़े होते हैं, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी एक और बात बताते हैं, कहते हैं वहाँ मैं जब मुजफ्फरपुर पहुँचा तो मैं किसके घर में रुका था तुम्हें पता है? मैं एक प्रोफेसर के घर में रुका था जो एक गवर्नमेंट स्कूल में काम करते थे। प्रोफेसर का नाम याद रखना, प्रोफेसर का नाम क्या है? मलकानी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जैसे मैंने अभी ऊपर से चेक करा है। तो देखो, जो पहले वाले प्रोफेसर थे जिन्होंने वेलकम करा उनका नाम था के.बी. कृपलानी, बट जो प्रोफेसर के घर में वो रुकते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या था? प्रोफेसर मलकानी। तो वो कहते हैं प्रोफेसर मलकानी एक गवर्नमेंट टीचर थे और मैं उनके घर में रुका, और उन्होंने कहा उस ज़माने में मेरे जैसे आदमी को अपने घर में हार्बर करना, यानी कि घर में जगह देना, घर में रखना, वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि करेजियस काम था उस ज़माने में। क्यों था? तो गांधी जी कहते हैं प्रोफेसर मलकानी का मुझे अपने घर में रहने देना, मुझे हार्बर करना, मेरे जैसे इंसान को हार्बर करना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी था ये मैं आपको समझा। देखो, उस ज़माने में ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे और गांधी जी कौन थे? गांधी जी एडवोकेट थे होम रूल के, यानी कि स्वराज के। गांधी जी चाहते थे ब्रिटिशर्स चले जाएँ इंडिया से, तो एक ऐसे इंसान को अपने घर में रुकवाना जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं, और वो एक खुद से कौन थे? एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, कौन? हमारे प्रोफेसर मलकानी। बट वो फिर भी गांधी जी को अपने घर में रुकाते हैं। इस चीज़ को उन्होंने क्या बोला? ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ थी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स का भी बहुत बड़ा रोल था इस पूरे इंसिडेंट में, जो हम धीरे धीरे समझेंगे। अब गांधी जी मुजफ्फरपुर में है, ये बात हर जगह फैल जाती है, लोग उनको देखने आते हैं, चल के आते हैं, कुछ जैसे कन्वेंस उन्हें मिलता है, देखने आते हैं कि कौन आया है हमारी मदद करने। और गांधी जी को जितने मुजफ्फरपुर के लॉयर्स थे बुलाते हैं कि उनको कोर्ट के बारे में, ये जो केस वगैरह है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ब्रीफ कर देंगे। और गांधी जी को जब पता चलता है कि ये जो लॉयर्स हैं ये बेचारे पुअर शेयर क्रॉपर्स से, यानी कि ये जो फार्मर्स थे, इनसे इतना बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं, बहुत आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो गांधी जी उन्हें डांट लगा देते हैं। चिड़िड अवे लिखा है, यानी कि गांधी जी उन्हें डांट लगाते हैं कि तुम क्यों हमारे गरीब किसानों से पैसे ले रहे हो, ये गलत बात है। और गांधी जी उन्हें सेकेंडली ये कहते हैं कि ये जो हुआ है, जो केस अभी हम पढ़ेंगे, इसके लिए जो है कोर्ट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो नाइंसाफ़ी शेयर क्रॉपर्स के साथ हुई है,
इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के साथ, राजकुमार शुक्ला जैसे और भी बहुत सारे किसानों के साथ, इसके लिए कोर्ट में जाने से फ़ायदा नहीं होगा। गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि ये जो केस है इसको कोर्ट में ले जाने से फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जितने भी किसान हैं ये ब्रिटिशर्स से डरते हैं। तो अगर हमें जीतना है तो सबसे पहले इन किसानों के मन में से ब्रिटिशर्स का डर बाहर निकालना पड़ेगा। ये किसानों की लड़ाई किससे? ब्रिटिशर से है। अब डर के उनसे लड़ सकते हैं क्या? नहीं, डरे रहेंगे तो हारा देंगे वो ब्रिटिशर, उनको जो है उनकी वॉइस को डोमिनेट कर देंगे, दबा देंगे उनकी आवाज़ को। तो गांधी जी कहते हैं कि केस में ले जाने का फ़ायदा नहीं है सब बातों को। जब तक फार्मर्स के मन में से डर नहीं निकलता किसानों के मन में से, तब तक हम नहीं जीत सकते। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट आप समझ सकते हो। अब ये हमें पता चल गया, राजकुमार शुक्ला जी आए थे गांधी जी से मदद मांगने के लिए, कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, कोई इनजस्टिस हुआ है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने कुछ इनजस्टिस करा है। अब वो क्या इनजस्टिस था, अभी हमें चैप्टर के इस वाले पार्ट में पता चल जाएगा। अब देखो, चंपारण का लैंड ओनरशिप सिस्टम शायद आपको याद भी होगा, हमने जो है हिस्ट्री में एक बार पढ़ा था। ठीक है, काफ़ी बार पढ़ा था हमने 9th-10th में भी। तो क्या होता था, जितना भी एरेबल लैंड था, एरेबल लैंड मतलब होता है गाइस जितने भी लैंड पे ना वो हो सकती है, कल्टीवेशन हो सकती है। ये जितने भी लैंड्स थे, आप समझो कि ये एक खेत है, ये एक खेत है, ये एक खेत है, ये एक खेत है, खेती हो सकती है ना एरेबल लैंड। ये खेत के मालिक कौन होते थे? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। मालिक कौन होते थे? ब्रिटिश के लैंडलॉर्ड, कहते थे इन्हें ज़मींदार। ठीक है, मालिक ये होते थे। और इन पे, ये इस खेत के मालिक है तो ये क्या, ये इस पे काम करते थे? नहीं, काम करते थे इन पे किसान भाई हमारे। ठीक है, और काम करते थे किराएदारों की तरह। ठीक है, इनको टेनेंट्स भी कहा जाता था और शेयर क्रॉपर भी। ठीक है, तो भैया अगर आप किसी के घर पे किराए पे रहते हो तो उन्हें किराया देना पड़ता है ना। तो ऐसे ही ये जो हमारे किसान थे, ये ब्रिटिशर्स के, आप कह सकते हो एक तरीके से, खेतों पे किराए पे काम कर रहे थे। तो अब इन्हें किराया भरना पड़ेगा। तो इन्हें किराया क्या देना पड़ता था? ये जो हमारे जितने भी आप कह सकते हैं शेयर क्रॉपर्स थे, इनका एक एग्रीमेंट साइन हो रखा था ब्रिटिशर लैंडलॉर्ड्स के साथ। जो ब्रिटिश ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनके साथ ये एग्रीमेंट था कि देखो ये एक खेत है, इसका ये रहा लैंडलॉर्ड और ये रहा इसके ऊपर काम करने वाला किसान। ठीक है, तो इनके बीच में ये था, एक अग्रीमेंट साइन था। ये खेत किसका है? ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का है। ठीक है, और यहाँ पे काम कौन करेंगे? ये शेयर क्रॉपर। तो इनके बीच में एग्रीमेंट क्या था कि इस ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने कहा ये खेत पे तुम काम करो, बस तुम्हें क्या करना है, इस खेत का जो 15% का हिस्सा है, इस पे क्या उगानी है? एक इंडिगो नाम की क्रॉप उगानी है। इंडिगो एक कैश क्रॉप है, यानी कि इस क्रॉप को बेच के ब्रिटिशर्स बहुत पैसा कमाते थे। एक टाइप की डाई होती थी ये। तो क्या था ये अग्रीमेंट कि जितने भी लैंड है, जिसका भी, जो भी खेत जिस भी शेयर क्रॉपर के पास है, उसके 15% हिस्से पे उसको क्या उगानी थी? इंडिगो उगानी थी। और वही इंडिगो जितनी फसल उगेगी वो उसे किराए के रूप में, रेंट के रूप में ब्रिटिशर्स को दे देनी थी। समझ गए आप? अब इनका अग्रीमेंट समझ गए? यानी कि अगर आप किसी के घर में रहते हैं तो एग्रीमेंट साइन होता है और आप उन्हें हर महीने का किराया दे देते, पैसे दे देते हैं। वहीं पर ये जो है हमारे फार्मर्स, ब्रिटिश के लैंडलॉर्ड्स के जो है फार्म, उस पर काम करते थे। ये शेयर क्रॉपर्स कहलाते थे। और इनका अग्रीमेंट में क्या था कि इन्हें 15% लैंड पे जो है इंडिगो उगाना है, बाकी पे जो मर्जी उगा सकते हैं। 15% लैंड पे इंडिगो उगा के उसको एज अ किराया या एज अ रेंट दे देना है। तभी इनको शेयर क्रॉपर्स कहते हैं। शेयर क्रॉपर का मतलब अगर आप सर्च करेंगे तो यही होता है, टेनेंट्स जो अपनी क्रॉप को जो है, अपनी फसल को कैसे दे देते हैं? एज अ रेंट। ठीक है, तो इनका ये अग्रीमेंट चल रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। 15% इंडिगो जो है रेंट के रूप में दे दी जाती थी। अब ये इंडिगो जो थी ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉफिट कमा के देती थी, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे ये इंडिगो बेच के। ये बाहर के देशों में डाई बनने के लिए ना, नीली रंग की डाई बनने के लिए ये इंडिगो बिकता था। ब्रिटिशर बहुत पैसा कमा रहे थे। अब देखो क्या होता है, जर्मनी, पता है तुम्हें, जर्मनी की लैब के अंदर, साइंटिस्ट वाली जो लैब होती है ना, वो आर्टिफिशियल इंडिगो बना लेते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंडिगो मतलब सिंथेटिक इंडिगो। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो, जो चीज़ फार्म पे उगाई जा रही है, कल्टीवेट हो रही है, उसमें कितनी मेहनत लगी है, वो महंगी होगी और उसको बनने में ज़्यादा समय लगेगा रादर देन वो जो फैक्ट्री में या आपका लैब में बन रही है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया से जो इंडिगो जा रहा था, ब्रिटिशर्स का जो इंडिगो था, जो वो हमारे से रेंट के रूप में ले रहे थे, उसकी डिमांड गिर जाती है क्योंकि वो महंगा था, और जर्मनी के इंडिगो की डिमांड बढ़ जाती है। अब ब्रिटिशर्स के लिए ये इंडिगो यूज़लेस था। ये जो यूज़लेस हो गया था, क्यों? ये 15% इंडिगो का ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ब्रिटिशर्स के लिए यूज़लेस था। ये इंडिगो यूज़लेस था। क्यों यूज़लेस हो गया, समझ तो जाओ। अब ब्रिटिशर्स से ये इंडिगो कोई खरीदने वाला ही नहीं था, तो ये 15% इंडिगो की जो फसल उन्हें मिल रही थी उनके लिए यूज़लेस थी। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या था, ब्रिटिशर्स को क्या कर देना चाहिए था, इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देना चाहिए था। तो ब्रिटिशर्स के जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें कहना चाहिए था ना हमारे क्रॉपर्स को कि भैया अब हमें इंडिगो नहीं चाहिए, इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करो। बट ये बहुत ज़्यादा चालाक थे। ये क्या करते हैं, ये ना फार्मर्स के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये देखो, ये जो 15% वाला जो ये एग्रीमेंट है ना, हम इसे में से तुम्हें फ्री कर देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे,
फ्री कर देंगे, हमें कॉम्पनसेशन दे दो। कॉम्पनसेशन मतलब हमें पैसे दे दो, हम तुम्हें इस 15% वाले एग्रीमेंट से फ्री कर देंगे, कुछ पैसे दे दो, आज के बाद से तुम्हें 15% हिस्से में इंडिगो मत उगाना, जो है हमें कुछ पैसे दे दो, अग्रीमेंट से फ्री हो जाओ। तो वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को फ्री कर दो, पैसा दे दो हमारे को, हम तुम्हें नहीं कहेंगे आज के बाद 15% हिस्से पे इंडिगो उगाओ। अब शेयर क्रॉपर्स बहुत सारे मान जाते हैं इस बात को। क्यों मान जाते हैं? वो पैसा दे देते हैं ब्रिटिशर्स को, कहते हैं हाँ छोड़ दो, हमें नहीं उगानी 15% लैंड पे इंडिगो। वो क्यों मानते हैं इस बात को? क्योंकि गाइस जो ये इंडिगो उगानी थी 15% हिस्से पे, ये काफ़ी इरिक्सम, बहुत ही मुश्किल भरा टास्क था। इंडिगो उगाने से सॉइल की पूरी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती थी। तो फार्मर्स को लगता है कि हाँ सही है, अगर कुछ पैसा दे के हम इस एग्रीमेंट से फ्री हो रहे हैं तो सही है। ये जो है एग्रीमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी ला रहा था इंडिगो उगाना। तो उन्हें लगा ठीक है हम कुछ पैसे दे देते हैं, ये ब्रिटिशर्स हमें फ्री कर रहे हैं, अब हमें इंडिगो नहीं उगानी पड़ेगी। तो ब्रिटिशर्स बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं फार्मर्स से और जो है उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर देते हैं। तो आपने देखा, हमें तो पता है ना इन्होंने साजिश रची है, क्योंकि इनको तो इंडिगो की ज़रूरत ही नहीं थी। अब कॉन्ट्रैक्ट तो इनकी तरफ से कैंसिल होने वाला था ना, बट नहीं, ये पहले चले जाते फार्मर्स के पास, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, कुछ पैसे दे दो हमारे को, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। और काफ़ी सारे शेयर क्रॉपर पैसे दे भी देते हैं, जो मना करते हैं देने को उन्हें ये पिटवा देते हैं। अब कुछ समय बीतता है, देखो बात छुपती तो नहीं है, कुछ समय बीतता है और जो है इंडिगो आर्टिफिशियल के बारे में शेयर क्रॉपर्स को उन्हें पता चल जाता है कि जर्मनी में जो है आर्टिफिशियल इंडिगो उग गया है, यानी कि उसका जो है आप कह सकते हो इन्वेंशन हो गया है। और अब जो है ब्रिटिशर्स को तो ज़रूरत ही नहीं थी इंडिगो की, उनका ड्यूटी थी कॉन्ट्रैक्ट को जो है फ्री करना। उन्होंने ज़बरदस्ती जो है हमें धोखा देके हमसे पैसे लूट लिए हैं। ये बात शेयर क्रॉपर्स को समझ में आ जाती है और शेयर क्रॉपर कहते हैं लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदारों को, कहते हैं हमारा पैसा वापस दो, तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम नहीं चाहते थे ऑलरेडी कि हम इंडिगो उगाएं, तुम्हें हमारे इंडिगो की ज़रूरत ही नहीं थी, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो तुम वैसे भी करने वाले थे, हमसे क्यों पैसा लिया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने का? वो कहते हैं हमारे को पैसा वापस करो हमारा। और यही है नाइंसाफ़ी जो उन शेयर क्रॉपर्स के साथ हुई। तो शेयर क्रॉपर्स क्या कहते हैं, हमें हमारा पैसा दो। यही प्रॉब्लम लेके जो है राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं एंड सब रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी हेल्प की जाए कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार हैं, पुअर फार्मर्स का पैसा वापस कर दें। ठीक है, तो अब यही पूरा केस चलने वाला है, कैसे महात्मा गांधी जी जीत दिलाएंगे हमारे इंडिगो क्रॉपर्स को, उनका पैसा उन्हें वापस दिलवाएंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट, आगे पढ़ते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, अब उन्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी इस केस के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की एसोसिएशन में जाते हैं। वहाँ का सेक्रेटरी को कहते हैं हम मुझे इन्फॉर्मेशन देना है इस केस की, बट वहाँ के सेक्रेटरी जो है गांधी जी को इन्फॉर्मेशन नहीं देते, कहते तुम तो बाहर वाले हो, तुम तो आउटसाइडर हो, हम तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी जी कहते हैं मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ, मैं इंडियन हूँ और आउटसाइडर नहीं हूँ मैं, वो ये कह देते हैं, बट वो उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ठीक है, चलो अगला दिन होता है। अगला दिन गांधी जी को कोई बुलाता है, कौन बुलाता है, समन करा जाता है गांधी जी को। तिरहुत डिवीज़न, नाम याद रखना, वहाँ के एक कमिश्नर होते हैं, वो गांधी जी को बुला के बुली करते हैं, सताते हैं उनको, कहते हैं वापस चले जाओ। देख रहे हो ब्रिटिशर चाह नहीं रहे थे कि गांधी जी वहाँ पर रुके, क्योंकि उन्हें पता था गांधी जी अगर वहाँ रहेंगे तो वो जो है कुछ हेल्प कर सकते हैं जो हमारे पुअर पीजेंट्स हैं उनकी, तो वो चाह रहे थे गांधी जी वहाँ से चले जाएं। तो इवन तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर ने उन्हें कहा पुली करा और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। गांधी जी कहना मैं नहीं जाने वाला था। तो अब गांधी जी को बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी, इस केस को समझना था, तो वो डिसाइड करते हैं मैं जाता हूँ मोतीहारी। मोतीहारी क्या है, चंपारण की कैपिटल है। ठीक है, तो वो मोतीहारी जाते हैं, काफ़ी सारे लॉयर्स भी जाते हैं, सेवरल लॉयर्स लिखा है, चलो सेवरल लॉयर्स उनको अकम्पनी करते हैं। वो मोतीहारी जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जैसे ही पहुंचते हैं काफ़ी लोग वहाँ भी आते हैं उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। एंड वहाँ पे मोतीहारी में गांधी जी एक घर को अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं और वहाँ पे अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने मूवीज़ में देखा है ना, जैसे कोई रिसर्च करनी होती है, देयर इज़ अ वेल प्लान्ड वे इन विच यू आर डूइंग अ रिसर्च, तो ऐसे गांधी जी भी एक घर जो है वहाँ पे हेडक्वार्टर लिखा है बना लेते हैं और वहाँ अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं। गांधी जी अपनी रिसर्च कर ही रहे होते हैं कि उन्हें सुनने में आता है कि पास ही के गाँव में एक फार्मर के साथ माल ट्रीटमेंट हुआ है, कुछ गलत सलूक हुआ है उसके साथ। तो गांधी जी कहते हैं मैं खुद देख कर आऊँगा, मैं मिल कर आऊँगा। अगले दिन सुबह सुबह गांधी जी हाथी के पे सवार होकर, यानी कि एलिफेंट होता है ना, उसकी सवारी लेके वहाँ जाते हैं, जा रहे होते हैं अभी गाँव उस फार्मर से मिलने की। रास्ते में उन्हें एक पुलिस सुपरिटेंडेंट आके रोक देता है, कहता है वापस चलिए। गांधी जी उसकी बात मान लेते हैं और वापस आ जाते हैं। अब जैसे ही गांधी जी वापस आते हैं तो वो जो है उनको एक लेटर दे देते हैं, आप ये कह सकते हो एक नोटिस दे देते हैं गांधी जी को। और उस नोटिस कहाँ से आया होता है, वो नोटिस ब्रिटिशर्स के द्वारा आया होता है और उस नोटिस पे लिखा होता है गांधी जी को कि वापस चले जाओ चंपारण से। यानी कि गांधी जी को ऑर्डर्स आए होते हैं उस नोटिस पे कि आप चंपारण से वापस चले जाइए। अब ब्रिटिशर चाह रहे थे गांधी जी चंपारण में ना रुकिए, वो गांधी जी को ऑर्डर दे देते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, उस नोटिस के बैक साइड पे लिख देते हैं आई डिसओबेट, मैं नहीं मानूंगा। और यहाँ पे गांधी जी क्या बन गए गाइस, लॉ ब्रेकर, रूल तोड़ने वाले, ऑर्डर को फॉलो नहीं करने वाले। अगर कोई ऑर्डर जो गवर्नमेंट के द्वारा आया, उस समय ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, तो अगर कोई
आप क्या हो कि कोई अगर कानून तोड़ा है या किसी ने गवर्नमेंट का दिया हुआ ऑर्डर फॉलो नहीं करा तो वो क्या बन गया, लॉ ब्रेकर बन गया, ठीक है, कानून तोड़ने वाला बन गया। तो इस केस में क्या होता है, कोर्ट में बुलाया जाता है डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है जब गांधी जी कहते हैं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तो चंपारण में ही रहूँगा, उन्होंने ऑर्डर ब्रेक कर दिया, लॉ ब्रेक कर दिया, तो इसलिए अगले दिन उनको कहाँ बुलाया जाता है, उनको नोटिस आ जाता है कल आपकी पेशी है, आपको ट्रायल के लिए कचहरी यानी कि कोर्ट आना पड़ेगा। डन। अब भैया रात हो रही थी, गांधी जी को पता था अगले दिन मुझे कचहरी जाना पड़ेगा, मैंने ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी, हो सकता है मुझे कल ये जेल में भी डाल दे। तो गांधी जी रात को पूरी तैयारी करते हैं, आश्रम में जो है अपने कुछ बातें जो रेलिवेंट होती हैं वहाँ पे उनको बता देते हैं। देन वो एक पूरी रिपोर्ट बना के जो वाइस रॉय हैं उनको भी सबमिट कर देते हैं, काफ़ी सारी रेलिवेंट डिटेल्स आश्रम को पहुँचा देते हैं और जो है एक पूरी रिपोर्ट बना देते हैं वाइस रॉय के लिए। एंड राजेंद्र प्रसाद को कह देते हैं कि अपने इन्फ्लुएंशियल लॉयर फ्रेंड्स के साथ आ जाएँ, यानी कि कुछ अच्छे अच्छे लॉयर फ्रेंड जो हैं, इन्फ्लुएंशियल लॉयर फ्रेंड जो है उनके साथ आ जाएँ ये केस को, जिससे आगे हम देख पाएँ, ठीक है। अब अगला दिन सुबह होता है और गांधी जी कोर्ट जाते हैं। कोर्ट के बाहर तुम्हें पता है क्या था, कोर्ट के बाहर बहुत सारे फार्मर, द कोर्ट वॉज ब्लैक टू विद पीजेंट्स होते हैं कि वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं डर जाते हैं, वो क्राउड रेगुलेट नहीं हो रहा होता है, वो गांधी जी को कहते हैं कि आप भीड़ को संभालिए, ठीक है। तो गांधी जी क्राउड को रेगुलेट करते हैं एंड उसके बाद जो है इतना डर जाती है गवर्नमेंट, बैफल्ड लिखा है, गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, ब्रिटिशर्स देख के हैरान हो जाते हैं ये क्या हो रहा है, इतने सारे पीजेंट जो इतना डरते थे हमारे से ये कैसे सब इकट्ठे हो गए हैं एंड दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो सब बहुत डर जाते हैं, इवन प्रोसिक्यूटर जो थे इतना डर जाते हैं कि जज को कहते हैं ट्रायल को जो पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में करेंगे इसको, आप तो इतने सारे पेजेंट्स बाहर हैं। गांधी जी कहते हैं नहीं, ये जो ट्रायल है ये पोस्टपोन नहीं होगा। ओके, तो रुको मैं जो है इसको आगे कर देती हूँ स्लाइड को, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं नहीं नहीं, कोई डिलेज नहीं, अभी कीजिए। अब जो है स्टार्ट होता है कोर्ट का सेशन। तो गांधी जी अपनी गिल्टी मान लेते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं, कहते हैं हाँ मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में कंफ्यूज था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। गांधी जी के सामने कॉन्फ्लिक्ट थी ड्यूटीज़ की। एक ड्यूटी क्या थी, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे थे वो रूल तोड़ के, एक लॉ ब्रेकर का, कि उन्होंने कानून तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी, एक उन्होंने ये करा। दूसरी तरफ वो कह रहे थे मेरी ड्यूटी क्या थी, इंसानियत की ड्यूटी थी। क्या ड्यूटी थी मेरी, कि मुझे इंसानियत के नाते यहाँ रुकना था और पीजेंट्स की मदद करनी थी। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास दो चॉइस थी कि या तो मैं दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करूँ कि हाँ मैं लॉ ब्रेकर नहीं हूँ, और दूसरा क्या था उनका कि या तो वो ह्यूमैनिटेरियन अपना साथ दे, इंसानियत का साथ दे और यहीं रहे, शेयर क्रॉपर्स की मदद करे। तो गांधी जी कहते हैं मैंने किसकी सुनी, अपने कॉन्साइंस की, अपने अंतर्मन की सुनी, और मेरे अंतर्मन ने यही कहा कि सही क्या है कि मैं यहीं रहूं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए, शेयर क्रॉपर्स की मदद करने के लिए मुझे यहीं रहना चाहिए, यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ है। तो गांधी जी ने बताया ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। एक तरफ उन्हें क्या लग रहा था, लोग मुझे समझेंगे मैंने कानून तोड़ दिया, ये एग्जाम्पल सेट होगा, बट दूसरी तरफ क्या था, वो इंसानियत के नाते मुझे यहीं रहना चाहिए। तो इसलिए जो है गांधी जी अपनी बात मान लेते हैं और वो कहते हैं जितनी पेनल्टी ड्यू है आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। अब भैया जो है वहाँ के मजिस्ट्रेट कहते हैं, गांधी जी के बात सुन के गांधी जी ने बता दिया कि इंसानियत के नाते मैं यहाँ रुका हूँ, मेरे अंतर्मन ने कहा कि नहीं इंसानियत के नाते मुझे यहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ रुक गया, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट जो है, जिनको जो है मजिस्ट्रेट प्रोनाउंस करते हैं कि ये जो सेशन है ना इसको 2 घंटे बाद कंटिन्यू हम करेंगे, आप 2 घंटे की बेल भर दीजिए। गांधी जी कहते हैं नहीं मैं नहीं भरूंगा बेल। गांधी जी बेल भरने से मना कर देते हैं। अब सेशन फिर से कंटिन्यू होता है एंड यू नो यहीं जीत होनी शुरू हो गई थी। जब सेशन कंटिन्यू होता है तो जज आके कहते हैं कि ये केस जो है वो इसका फैसला बहुत दिनों बाद सुनाएंगे और जो है तब तक के लिए गांधी जी फ्री है। तो समझ गए आप, इस केस से गांधी जी को क्या कह दिया गया कि गांधी जी आप फ्री है, लिबरेट है, वो रह सकते हैं चंपारण में, बेसिकली जो मर्जी करें वो। अभी ये केस का जो फैसला है ना, क्या सही है क्या गलत है, वो भी बहुत दिनों बाद सुनाया जाएगा। तो वेरी गुड, अब आगे पढ़ते हैं। अब गांधी जी लिबरेट होकर बाहर आ गए हैं, अभी पता नहीं है आगे क्या होगा, कुछ दिनों तक तो फैसला नहीं है ना, तब तक गांधी जी फ्री है। तो गांधी जी बाकी लॉयर्स से बात करते हैं, देखो अगर मैं चला गया जेल, अगर कल को जो है इन्होंने फैसला सुना दिया मैं जेल चला गया तो क्या करोगे आप लोग। तो बाकी लॉयर्स कहते हैं कि देखो हम तो आपकी मदद करने के लिए आए हैं, आपको एडवाइस करने, आपको जेल हो जाएगी तो हम घर चले जाएंगे। कौन कौन से लॉयर्स थे, ये कुछ का नाम बताया, राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, ओके। तो गांधी जब इन लॉयर्स से पूछते हैं कि आप क्या करेंगे, तो वो कहते हैं कि हम घर चले जाएंगे। फिर जो है गांधी जी पूछते हैं फिर शेयर क्रॉपर्स के जस्टिस का क्या होगा, इन्हें कौन जो है न्याय दिलाएगा। तो फिर जो है सब सोचते हैं लॉयर्स, जो राजेंद्र प्रसाद जी है वो भी सोचते हैं, आपस में मिलकर कंसल्ट करते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि गांधी जी जो एक आउटसाइडर हैं, एक तरीके से तो वो चंपारण के रहने वाले नहीं थे, वो बिहार के नहीं थे, वहाँ पे नहीं थे, बट फिर भी वो एक स्ट्रेंजर होके वहाँ उन पेजेंट्स के लिए जेल जाने को तैयार थे। और वहाँ पे वो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के आसपास के रहने वाले ये हमारे लॉयर्स जो थे वो उन्होंने कहा कि हम जब यहीं गए तो हम इनके लिए जेल क्यों ना जाएँ। तो वो जो है डिसाइड करते हैं
गांधी जी को जाके बताते हैं, कौन, राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी को बता के बताते हैं कि लॉयर्स ने फैसला लिया है कि अगर आप जेल जाएंगे तो हम वी आर रेडी टू फॉलो यू, हम भी आपका साथ देंगे, हम आपके साथ कॉपरेट करने को तैयार हैं, हम भी आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं। तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, हम तो जंग जीत गए चंपारण की। क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ इंडिया यूनाइट हो गया, आप एक तरीके से मानो। क्यों? क्योंकि देखो पहले जो है वो लॉयर्स नहीं मदद कर रहे थे चंपारण पीजेंट्स की, बट गांधी जी का एटीट्यूड देखिए, चंपारण पीजेंट्स की मदद करने के लिए हमारे इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स इकट्ठे हो गए, इंडिया यूनाइट हुआ तो ब्रिटिशर्स भागने का तैयारी शुरू थी। तो इसलिए जो है गांधी जी ने कहा बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस। अब सेवरल डेज लेटर, काफ़ी दिन बीत जाते हैं कि गांधी जी के पास एक रिटन कम्युनिकेशन आती है, एक लेटर आता है समझ लो, उस पर लिखा होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये केस ड्रॉप कर दिया है। वो केस जो गांधी जी पे चला था ना कि उन्होंने जो है मना कर दिया, ऑर्डर को फॉलो नहीं करा, उसे ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, सिविल डिसोबीडियंस हैज़ ट्राइम्फ द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। ट्राइम्फ मतलब पता है क्या होता है? अचीव करना, विक्ट्री करना, सक्सेसफुल होना। तो भैया पहली बार ऐसा हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मतलब पता है कि जो ऑर्डर्स हैं उन्हें डिसोबे करना, किसी ऑर्डर को नहीं मानना। गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का ऑर्डर नहीं माना, तब भी ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो उस भीड़ को देख के डर गए थे, वो डर गए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए उन्होंने इस केस को ही खारिज कर दिया, आप कह सकते हो ड्रॉप कर दिया। और यहाँ पे क्या था, ये पहली बार आप कह सकते हो मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई थी। अब गांधी जी फ्री थे बिल्कुल। अब गांधी जी है पूरी इंक्वायरी अपनी सेट करते हैं। अब उनको पूरा एक रिपोर्ट रेडी करना था और प्रूफ्स इकट्ठे करने थे कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो हैं, जो ये ज़मींदार हैं ब्रिटिशर, इन्होंने जो है आप कह सकते हो धोखाधड़ी करी है फार्मर्स के साथ। तो वो काफ़ी सारे रिटर्न प्रूफ्स इकट्ठे करते हैं, फार्मर की प्रॉब्लम सुनते हैं, उनके टेस्टिमनी सुनते हैं। इवन आप कह सकते हो 10,000 तक उनके पास नोट्स में एविडेंस उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं कि हमारे फार्मर्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। वो सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। पूरा का पूरा एरिया इन्वेस्टिगेशन से थ्रॉप था, हर जगह इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब आगे कुछ दिन बीत जाते हैं, जून शुरू हो जाता है। कब? अप्रैल में आए थे वो गाइस, जून हो गया है। ठीक है, जून आता है। अब गांधी जी को समन मतलब होता है बुलाया जाना। तो गांधी जी को समन करते हैं कौन? सर एडवर्ड गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद रखना, सर एडवर्ड गेट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो गांधी जी को बुलाते हैं। तो गांधी जी को अगले दिन जाना था सर एडवर्ड गेट से मिलने। तो उससे पहले उनको लगता है कि अगर ऐसा हो सकता है कि मैं जाऊं सर एडवर्ड गेट से मिलने और मैं वापस ना आऊं, तो वो अपने जाने से पहले जो है अपने बाकी जितने भी उनके एसोसिएट्स थे उनको पूरा डिटेल बता देते हैं कि अगर बाई चांस मैं वापस नहीं आया तो आगे आप ऐसे प्रोसीडिंग्स करना। ठीक है, अब वो सर एडवर्ड गेट के पास जाते हैं। बहुत लंबे उनके इंटरव्यू चलते हैं, 4 लॉन्ग इंटरव्यू होते हैं। गांधी जी उन्हें सब समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन बैठाई जाती है। देखो कमीशन क्या होती है? अगर कोई भी एक इशू है, उस इशू को डील करने के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए कमीशन बना दी जाती है। तो वैसे ही सर एडवर्ड गेट से जब गांधी जी बात करते हैं तो एक कमीशन बन जाती है इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को जस्टिस दिलाने के लिए। उसमें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स भी होते हैं, ऑफिसर्स भी होते हैं, और जो है शेयर क्रॉपर्स की तरफ से किसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक सोल होते हैं। कौन? हमारे गांधी जी। तो आप यहाँ देखो, लैंडलॉर्ड भी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी होते हैं, और गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फार्मर्स के। ठीक है, अब यहाँ पे हमें छोटी सी डिटेल और दी गई है कि लगभग 7 महीने बीत जाते हैं। गांधी जी जो है वहीं पे रहते हैं। कहाँ? चंपारण में। सेवरल शॉर्ट विजिट्स ही उन्होंने अभी तक अपने आश्रम को दी थी। और जो है वो क्या सोच सकते हो आप, वो कैजुअली एक फार्मर ने जाके गांधी जी को बुलाया, गांधी जी आ गए कुछ दिन के लिए, और कहाँ जो है गांधी जी का जो वो कुछ दिन का विजिट था वो 7 महीनों तक का हो जाता है। बस बीच में 1-2 बार वो वहाँ गए थे। ठीक है, तो लेट्स सी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम कहाँ थे? एक इंक्वायरी कमीशन बन गई है, वहाँ गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब उस इंक्वायरी जो कमीशन थी उसे माउंटेन्स ऑफ एविडेंस हम लोगों ने दिखा दिए, गांधी जी ने दिखा दिए। क्या? कि देखिए लैंडलॉर्ड्स ने कितनी नाइंसाफ़ी करी है, कैसे इन्होंने लूटा है बेचारे शेयर क्रॉपर्स को। तो भैया लैंडलॉर्ड्स गिल्टी साबित हो गए थे कि इनकी गलती है। तो अब इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कितना पैसा वापस करें हम शेयर क्रॉपर्स का? तो इन्हें लगता है कि गांधी जी कहेंगे 100% वापस कर दो, जितना लिया था सारा वापस कर दो। बट गांधी जी पता है क्या कहते हैं? 50% दे दो। गांधी जी ने कहा लैंडलॉर्ड्स क्या लगता है तुम्हें देंगे? नहीं भैया, बहुत लालची थे। ये सोचते हैं कि गांधी जी 50% मांग रहे हैं तो हम इन्हें 25% को ऑफर देते हैं, ये मानेंगे ही नहीं और ये केस कहीं पे हम ख़त्म कर देंगे। तो ये जो है हमारे लैंडलॉर्ड्स जो है, हमारे नहीं,
ये तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स है, ये क्या कहते हैं कि 25% ले लो। इन्हें क्या लगता है कि गांधी जी जो है 25% पे नहीं मानेंगे, बट गांधी जी डेडलॉक को ब्रेक कर देते हैं, कहते हैं ठीक है 25% दे दो। और ये जो है इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को जस्टिस मिल जाता है। क्या हुआ, उन्होंने जो पैसा दिया था अग्रीमेंट से फ्री कराने के लिए, जो धोखाधड़ी से उनसे पैसा लिया गया था, उसका 25% अब उन्हें वापस मिल गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 100% का सिर्फ 25% मिला है। लोगों ने भी यही सोचा कि क्यों गांधी जी 25% के लिए माने, तो गांधी जी ने ये भी बताया। गांधी जी ने बताया कि देखो पहले क्या था, पहले ब्रिटिश के ये जो ज़मींदार थे खुद को लॉर्ड समझते थे, बहुत ज़्यादा अपनी नाइंसाफ़ी करते थे। आज इनको अपनी गलती समझ में आ गई, इनको दिखा दिया गया कि कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो फार्मर्स हैं उनके भी अपने राइट्स हैं। ये जब इन्होंने 25% वापस करा तो उसके साइड में इन्होंने 25% पैसे ही सरेंडर नहीं करे हैं, इनकी जो प्राइड है वो भी सरेंडर हुई है। आगे से जो इनकी प्रेस्टीज है वो भी सरेंडर हुई है। आगे से फार्मर्स को पता है उनके भी अपने राइट्स है और आगे से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और ये बात सच भी होती है, कुछ समय में ये इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम ही जो है फिनिश हो जाता है। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए गांधी जी ने क्या कहा, 25% लिए हैं हमने, बट लैंडलॉर्ड्स की प्राइड भी सरेंडर हुई। तो गांधी जी इसलिए कहते हैं कि भैया 25% तो उन्होंने सरेंडर करा, साथ में उनकी प्राइड भी सरेंडर हुई। अब उन्हें समझ में आ गया ये रिलेशन कैसा है, ये लैंडलॉर्ड पीजेंट के रिलेशन में पीजेंट के अपने राइट्स है और वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं। डन गाइस, यहाँ पे हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने देख लिया गांधी जी ने कैसे इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करी। अब गांधी जी ने खाली वहाँ पे जैसे चंपारण में उनका ये काम कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद वो वहाँ और समय रहे और वहाँ पे उन्होंने उनकी सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए जो है वर्क करा। उन्होंने देखा चंपारण में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, उन्होंने देखा वहाँ पे जो है स्कूल नहीं है, तो उन्होंने टीचर्स बुलवाए, ठीक है। महादेवी देसाई और नरहरि पारेख, दो नाम आपको याद रखने हैं, वो गांधी जी के आप कह सकते हो डिवोटीज़ थे। वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ आते हैं और भी बहुत सारे बॉम्बे पुणे से लोग आते हैं और वो वहाँ के सेटल होते हैं। गांधी जी के बेटे देवदास आते हैं, गांधी जी की वाइफ आती हैं और जो है 6 गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल खोले जाते हैं, टीचर्स आ गए थे, तो गांधी जी ने वहाँ एजुकेशन लाने की कोशिश करी, ठीक है। अब जो है गांधी जी की जो वाइफ थी वो वहाँ पे लोगों को क्लीनलीनेस के रूल, सैनिटेशन के रूल समझाने शुरू करती हैं, ठीक है। और गांधी जी जो है गाइस जितने समय वहाँ थे ना, कहाँ पे थे, हमारे चंपारण में थे, वो अपने वहाँ आश्रम पे नज़र रखे हुए थे। वो आश्रम को जो है बताते रहते थे कि अभी ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है। जैसे एक बताया गया हमारे को कि गांधी जी, इवन हमारे पास रिकॉर्ड है कि गांधी जी ने वहाँ उनको इन्फॉर्मेशन दी कि जो वहाँ आश्रम के ओल्ड टॉयलेट्स हैं, वो जो गड्ढे होते हैं उन्हें भर दिया जाए, क्योंकि पुराने टॉयलेट्स में स्मेल आने लगी हुई, उनको भर के नए गड्ढे बना दिया जाए। तो गांधी जी ने आश्रम पर भी नज़र रखी हुई थी। यहाँ पर आगे गांधी जी ने हेल्थ कंडीशन के लिए भी काम करा। एजुकेशन देख लिया आपने, उसके बाद सैनिटेशन देख लिया, कस्तूरबा गांधी जी का रूल। देन गांधी जी हेल्थ के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर्स को जो है अपॉइंट करते हैं। और जो है गाइस 3 टाइप की मेडिसिन याद रख लो, वो अवेलेबल होती है वहाँ पे। एक कैस्टर ऑयल, एक किनीन और एक सल्फर ऑइंटमेंट, ठीक है। अगर किसी को कोटेड टंग होती थी तो उसको डोज दे दी जाती थी कैस्टर ऑयल की। किसी को मलेरिया होता था तो उसे किनीन और कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। किसी को स्किन इरप्शन होती थी तो उसे ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। ये दवाई याद कर लेना, मे बी शॉर्ट आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन। अब गांधी जी नोटिस करते हैं, अब उन्होंने इतना डेवलपमेंट के लिए तो अपनी तरफ से जो है आप कह सकते हो एफर्ट्स करे। अब गांधी जी ने देखा कि चंपारण की जो लेडीज़ हैं उनकी साड़ी काफ़ी मैली रहती है, फिल्थी स्टेट में। तो अपनी वाइफ को कहते हैं पूछना आप उनसे। उनकी वाइफ पूछती है तो एक लेडी अपने घर ले जाती हैं कस्तूरबा गांधी जी को और दिखाती हैं कि देखिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम अपने कपड़े रख सकें, कोई कबर्ड नहीं है, कुछ स्टोर करने की जगह नहीं है, प्लस मेरे पास एक ही साड़ी है। तो ये बैकवर्डनेस शो कर रहा है, कितनी गरीबी थी। इतने गरीब फार्मर्स को लूटा उन प्लांटर्स ने और उनके 25% पैसे वापस करे। समझ सकते हो आप वो कैसे थे। तो आगे मूव करते हैं गाइस। यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है किस तरीके से गांधी जी ने, ये टॉयलेट ट्रेंचेस वाला यहाँ एंड में है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो गांधी जी का ये जो पूरा एपिसोड था, गांधी जी कहते हैं मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। और गांधी जी कहते हैं मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा, मैंने बस ये कहा ब्रिटिशर्स को कि तुम मेरे ही कंट्री में मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और गांधी जी एक और चीज़ गांधी जी के पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ बताई गई है, वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब आइडियाज़ होते हैं, तो गांधी जी एब्स्ट्रैक्शंस को लॉयल नहीं थे, गांधी जी ह्यूमैनिटी को लॉयल थे। गांधी जी ने इंसानियत का साथ दिया। नहीं, ये नहीं सोचा कि लोग सोचेंगे मैंने लॉ ब्रेक कर दिया, गांधी जी ने इंसानियत का साथ दिया, ठीक है। अब लास्ट में मूव करते हैं गाइस। एक और एपिसोड है जो हमें इस लेसन से पता चला है, वो क्या है, गांधी जी ने सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होने का भी जो है चंपारण एपिसोड के दौरान जो है एक मैसेज दिया था सभी को। कब हुआ था, देखो जब चंपारण वाला ये केस चल रहा था ना, चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। जब ये चंपारण वाला केस चल रहा था तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज नाम के एक इंग्लिशमैन थे और ये गांधी जी के फॉलोअर थे। तो ये फिजी आइलैंड जा रहे होते, तो ये गांधी जी को बाय बाय करने आते कि जी मैं फिजी आइलैंड जा रहा हूँ। अंग्रेज़ थे ये,
इंग्लिश मैन थे ये, तो ये गांधी जी को बाय बाय करने आते हैं, ठीक है। अब ये गांधी जी को बाय करने जब आते हैं तो बाकी के जितने भी लॉयर्स थे वो सोचते हैं कि अगर ये चार्ल्स एंड्रू हमारे साथ रहेंगे इस केस में, अभी बैकवर्ड अभी चले जाओ, अभी आप पीछे फ्लैशबैक में, तो वो सोचते हैं अगर अभी तो केस हुआ नहीं था ना, सॉरी पुरानी बात है, तो जब चार्ल्स एंड्रू गांधी जी को बाय करने आते हैं तो जो लॉयर्स को लगता है कि अगर एंड्रूज यहाँ रहेंगे तो जो है हमें केस में फ़ायदा मिलेगा। एंड्रू भी तैयार हो जाते हैं रहने के लिए, बट वो कहते हैं गांधी जी अगर परमिशन देंगे तो मैं आपके साथ रुक जाऊंगा, फिजी नहीं जाऊंगा। बट गांधी जी समझ जाते हैं कि लॉयर्स ऐसा क्यों कह रहे थे। गांधी जी कहते हैं नहीं, एंड्रूज़ नहीं रुकेंगे हमारे साथ। गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि आपको लग रहा है कि ये फ़ाइट अनइक्वल है, आपको लग रहा है हम कमज़ोर हैं, हम ब्रिटिशर्स के आगे कमज़ोर हैं, तो एक इंग्लिशमैन हमारे साथ होगा तो हमें फ़ायदा मिलेगा। बट नहीं, एंड्रूज़ को प्रॉप की तरह मत यूज़ करिए, अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और इस बात पे जो है राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं ही रेड आवर माइंड्स करेक्टली। याद रखना राजेंद्र प्रसाद जी ने क्यों कहा था ही रेड आवर माइंड्स करेक्टली, क्योंकि गांधी जी समझ गए थे कि वो डर रहे हैं ब्रिटिशर्स से, सारे लॉयर्स, और वो चाह रहे हैं कि एंड्रूज साथ पे आ जाएंगे तो शायद फ़ायदा मिलेगा। बट गांधी जी ने क्या कहा कि सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनना है, हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ेंगे, सभी इंडियंस मिलकर लड़ेंगे। गांधी जी टॉट अस द लेसन इन सेल्फ रिलायंस। इस तरीके से गांधी जी ने आत्मनिर्भर होने का भी मैसेज दे दिया। और यहाँ पे गाइज ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो आई होप चैप्टर की एक एक लाइन आपके दिमाग में यहाँ फिट हो गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ ऐसी आपको डिटेल में पूरा नेक्स्ट चैप्टर समझा रही होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, जहाँ से ऐसी ही सभी चैप्टर्स को आप डिटेल में पढ़ सकते हो। 12th राइटिंग सेक्शन प्लेलिस्ट गिवन है, अगर आपको राइटिंग सेक्शन पढ़ना है, लेटर राइटिंग, फॉर्मेट्स, इन्विटेशन, एवरीथिंग। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्लेलिस्ट गिवन है, अगर अनसीन पैसेजेस पढ़ने हैं। रिविजन बैचेस गिवन है, जहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। कोई क्वेरीज है तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, जहाँ पे मैं नोट्स भी अपलोड करती हूँ। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।